कहाँ जाइएगा आप? हाँ, अभी क्लास क्लास कीजिए अभी। क्लास के बाद बात कीजिए ना जी। लाइव कर दिया है जी, लाइव है क्लास। अरे जगह है ऊपर में तो भेज दीजिए। जा रहा है लड़का? किधर से गेट खोले? उधर से। अच्छा ठीक। आज शुक्रवार है ना, शुक्रवार बड़ी अच्छा दिन होता है, समझे? तब बताइए क्या हाल चाल? बढ़िया है। पढ़ लिख रहे हैं ना? पढ़िए लिखिए, समझ गए? याद कीजिए बैठ करके, कंसेप्चुअली हर बात को तो समझा ही देते हैं। उसके बाद बचता क्या है? बचता है याद रखना। बोल बोल करके पढ़िए। याद नहीं होता है, सुबह में सवेरे उठ के पढ़िए। ऐसे भी आपका बैच 3 बजे से है। सुबह में एकदम रात को सवेरे सोइए, सुबह में उठिए। जिसको याद नहीं होता है उसको बोल रहे हैं। जिसको याद नहीं होता है, एकदम जो एकदम प्योर बरदराज टाइप के हैं, मतलब उसको जल्दी यादें नहीं होता है, तो वो सुबह में एकदम 4 बजे उठिए। और काफी शांत माहौल होता है उस समय, और उस टाइम उठ करके पढ़िए। बोल बोल के पढ़िए। जहां पर भी रहते हैं छत पे चले जाइए, बोल बोल के पढ़िए। सुबह में हवा भी लगेगा और दिमाग में भी सटासट बात जाएगा। और इसके बाद जो है, अगर उससे भी याद नहीं होता है तो लिख करके पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, समझ गए? तो हम लोग पढ़ रहे हैं गांधी युग। गांधी युग के अंतर्गत कल के सेशन में हम लोग क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड। हाँ, तो कल के सेशन में अगर देखा जाए तो कल के सेशन में हम लोग रॉलेट एक्ट कानून, जलियांवाला बाग हत्याकांड और हंटर कमीशन आयोग का रिपोर्ट, ये सब चीज कल के सेशन में हम लोग पढ़े थे। 2 4 5 प्रश्न कल के सेशन से हम आपको पूछ रहे हैं, ताकि आप आज के सेशन को इंटरकनेक्ट कर सके। तो आप उन प्रश्नों का जवाब दीजिए, और ये प्रश्न हम सम्मिलित रूप से ही पूछ रहे हैं। तो बतलाइएगा आप हमको कि गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन था, जिसका प्रसार पूरे भारतवर्ष में देखने को मिला है? रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत कब से हुई मानी जाती है? 6 अप्रैल 1919। कौन ऐसा कानून था जिसे बिना अपील, बिना दलील तथा बिना वकील का कानून कहा गया? रॉलेट एक्ट। इसके बाद आगे बतलाइएगा, रॉलेट एक्ट के विरोध में किन नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिसके समर्थन में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक आम जनसभा का आयोजन हो रहा था? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड को किसने जानबूझकर की गई हत्याकांड की संज्ञा दी है? सीएफ एंड्रयूज। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी? जमनालाल बजाज। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से कौन त्यागपत्र दे दिया था? कौन? शंकरन नायर ने। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड
का मुख्य दोषी जनरल ओ डायर की हत्या किसने की है? सरदार उधम सिंह। और सरदार उधम सिंह को फांसी की सजा लंदन में न दी गई थी। और सरदार उधम सिंह अपना नाम क्या रखा था? राम मोहम्मद सिंह आजाद। और उनके अस्थि को कब लाया गया भारत? 1900। क्लियर है बात? याद है ना सब चीज? चलिए ठीक है, तो आ जाइए, अब हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए, आपको जो है एडमिशन लगभग में फुल हो गया है। जहां तक हमें सूचना मिला है, एडमिशन लगभग में फुल हो गया है। मतलब दोनों क्लासरूम में जितना विद्यार्थी बैठ सकता है उतना का एडमिशन लगभग में हो गया है। तो अब हमको लगता है संभवतः आज तो नहीं, लेकिन आपको सोमवार से पूर्णतः एडमिशन जो है आपको क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद इस बैच में एडमिशन नहीं होगा, फिर दूसरा बैच आएगा। और अगला बैच जो है आपको लगभग, आप मान के चलिए अप्रैल है, मई में आ जाना चाहिए अगला बैच। मई में आना चाहिए, हमको लगता है अगला बैच मई में आना चाहिए संभवतः। अभी कंफर्म नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ई बैच जो है हम लाने वाले थे जनवरी में ही, लेकिन आते आते जो है आ गया आपको मार्च में आया। तो मई में संभवतः जो है नया बैच आना चाहिए। तो आइए अब हम लोग जो है पढ़ते हैं। और देख लीजिए, वो गर्ल्स कॉमन रूम में जो है टीवी चलाया है ना जी, उसमें भी तो कुछ लड़की है अंदाज। लड़का को अगर जगह नहीं मिल रहा है तो वहां पर गर्ल्स कॉमन रूम में भी बैठा दीजिए, या उस सेंटर पे भी हमको लगता है चलता, हाँ उस सेंटर पे भी क्लास चलता है इसका। तो जिनको जगह यहाँ नहीं मिलता है वो वहाँ जा करके पढ़िए। और उस सेंटर पर भी जो है एक क्लासरूम फिक्स कर दे रहे हैं इस बैच के लिए, एक क्लासरूम फिक्स कर दे रहे हैं। होता क्या था कि जो है आप लोग जिस क्लासरूम में बैठते थे उसमें फाउंडेशन बैच चलता था, जिस वजह से आपको जो है निकाल दिया जाता था। लेकिन इस बैच के लिए उस सेंटर पर भी, किसान कोल्ड स्टोर सेंटर पर भी एक क्लासरूम फिक्स कर रहे हैं। सोमवार से आपको उठाया नहीं जाएगा, आप पूरा 3 से लेकर के 7 बजे तक जो है आप वहां पर आराम से बैठ करके पढ़ सकते हैं। समझ गए? तो हम लोग का आज का जो टॉपिक है, हम लोगों का आज का टॉपिक है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो सबसे पहले एक बात आप जानिए, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों साथ साथ चलने वाला आंदोलन था। लेकिन फिर भी पहले जो है थोड़ा सा खिलाफत आंदोलन को हम लोग जान लेते हैं और उसके बाद हम लोग असहयोग आंदोलन को जानेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग देखते हैं खिलाफत आंदोलन को। खिलाफत आंदोलन, एक तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, दोनों की नीतियां लगभग एक समान ही थी और दोनों लगभग जो है वर्षों, दोनों जो है लगभग साथ साथ जो है आपको चला है। लेकिन फिर भी खिलाफत आंदोलन को जो है थोड़ा अलग करके हम लोग देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924। क्या है खिलाफत आंदोलन? इसको आप थोड़ा सा समझिएगा कि खिलाफत आंदोलन जो है आपको क्या है। देखिए, आप सब लोग इस बात से निश्चित तौर पर अवगत होंगे कि जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म का प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब हुए। उन्होंने 7वीं सदी ईस्वी में कुरान का उपदेश दिया और उन्होंने ही इस्लाम धर्म को स्थापित किया। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जब निधन हो गया तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के निधन होने के बाद उनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। खलीफा क्या कहलाए? खलीफा। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा।
और खलीफा के समर्थन में ही भारतीय मुसलमानों ने, खलीफा के समर्थन में ही भारतीय मुसलमानों ने जो आंदोलन किया है, उसी आंदोलन को कहा जाता है खिलाफत आंदोलन। अब आखिरकार खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमान आंदोलन क्यों किए? खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमान आंदोलन क्यों किए? इस बात को हमें समझना है। देखिए, घटना 1919-20 का है, तो उससे ठीक पहले, 1919 से ठीक पहले 1914 से 1918 ईस्वी के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, मतलब प्रथम विश्व युद्ध हुआ है। 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मतलब प्रथम विश्व युद्ध हुआ है। कहां गया स्टाफ सब? नहीं है जी। है, अरे इसमें जो है पानी भर करके ये नहीं चलाया जा सकता है, ये तो चलाया जा सकता है। तो इतना भगवान कॉमन सेंस नहीं दिया है, यानी सब चीज के लिए कहना पड़ेगा, सुइयों के लिए कहना पड़ेगा, धागा के लिए भी कहना पड़ेगा। अपना भी थोड़ा सा कॉमन सेंस तुम लोग अप्लाई किया करो, समझा? चलिए आइए, अब यहां पर जो है वो चलेगा कल से, समझे? तब उस रो में कम गर्मी लगेगा। और यहाँ पे पंखा नहीं है, यहाँ पे भी पंखा लगाना चाहिए उसको, समझे? अरे और सबसे बड़ी बात है, गर्मी का मौसम है, गर्मी नहीं लगेगा, ठंडा लगेगा, है? अजीब हाल है। अब ठंडा में कहिएगा ठंडा लगता है तो हम क्या करें? गर्मी में कहिए गर्मी लगता है तो हम क्या करें? हम ठंडा गर्मी लगने का जो है अति थोड़े लिए हैं, समझे? ये है हाथी का दांत। हाथी का दांत होता है ना, एगो खाने वाला एगो दिखाने वाला, इसको खुलवाने वाले हैं हम, समझ? काम नहीं करता है वो, ठीक है? भीड़ इतना है। देखिए बात क्या है जानते हैं? जैसे मान लिया जाए कि सिर्फ बेंच पे लड़का बैठे तभी काम करेगा, लेकिन सिर्फ बेंच पे तो लड़का बैठता है नहीं, लड़का तो इधर उधर भी बैठता है, तो काम ही नहीं करता है। बेवजह का फालतू का बिजली बिल उठता है, समझे? बहुत बिजली बिल उठता है। गर्मी लगेगा, गर्मी का मौसम में गर्मी लगवे करेगा, समझे? थोड़ा सा कम खाइए पीजिए, कम गर्मी लगेगा। ज्यादा खाते हैं इसी वजह से ज्यादा गर्मी लगता है। चलिए सुनिए, अब तो 1914 से 1918 के बीच में हुआ प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध की अगर आप बात करेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध में पूरा विश्व दो गुट में बटा हुआ था। पूरा विश्व जो दो गुट में बटा हुआ था, उसमें एक था आपको मित्र राष्ट्र और दूसरा था आपको धूरी राष्ट्र। धूरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र की अगर आप बात करेंगे तो मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, अमेरिका हो गया। ब्रिटेन, रूस, अमेरिका जैसे देश ये सभी मित्र राष्ट्र में शामिल था। वही अगर हम लोग धूरी राष्ट्र की बात करें तो जर्मनी हो गया, इसके बाद इटली हो गया, तुर्की हो गया। ये तमाम ऐसे देश थे, ये तमाम ऐसे देश थे जो धूरी राष्ट्र में शामिल था, जो धूरी राष्ट्र में शामिल था। तो प्रथम विश्व युद्ध में पूरा का पूरा विश्व जो दो गुट में बटा हुआ था, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा धूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया जैसे देश शामिल था। और धूरी राष्ट्र की अगर हम लोग बात करें तो जर्मनी, इटली, तुर्की जैसे देश धूरी राष्ट्र में शामिल था। और जब वर्ष 1918 में प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम आया तो उसमें मित्र राष्ट्र की जीत हुई और धूरी राष्ट्र की हार हुई। धूरी राष्ट्र की हार हुई और धूरी राष्ट्र का ही समर्थन कर रहा था आपको तुर्की। तुर्की जो है आपको किसका समर्थन कर रहा था? धूरी राष्ट्र का, धूरी राष्ट्र का। और तुर्की धूरी राष्ट्र का समर्थन कर रहा था और ब्रिटेन का कर रहा था विरोध। किसका कर रहा था विरोध? ब्रिटेन, ब्रिटेन का कर रहा था विरोध। और परिणाम जब प्रथम विश्व युद्ध का आया तो परिणाम आपको आया मित्र राष्ट्र के समर्थन में, मित्र राष्ट्र विजयी हुआ। अब देखिए
बात अगर हम लोग 1918-19 की करें या 20वीं सदी के प्रारंभ के वर्षों की बात अगर हम लोग करें, मतलब 20वीं सदी का प्रारंभ मतलब 1900 ईस्वी से लेकर 1925 ईस्वी। 20वीं सदी के प्रारंभ का मतलब 1900 ईस्वी से लेकर के 1925 ईस्वी। बात अगर 20वीं सदी के प्रारंभ की करें तो उस समय तुर्की के का जो खलीफा हुआ करता था, तुर्की के खलीफा ही विश्व के सभी मुसलमानों का खलीफा हुआ करता था। अर्थात विश्व के सभी मुसलमान अपना खलीफा तुर्की के खलीफा को ही मानता था। एक बार फिर से आप इस बात को सुनिए, तुर्की का जो खलीफा था ना, तुर्की के खलीफा को ही विश्व जगत के सभी मुसलमान अपना खलीफा माना करता था। तो भारतीय मुसलमान भी अपना खलीफा तुर्की के खलीफा को ही माना करता था। लेकिन हुआ क्या, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के खलीफा ने ब्रिटेन का विरोध किया था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के खलीफा ने ब्रिटेन का विरोध किया और उसी का बदला लेने के लिए ब्रिटेन की सरकार तुर्की के खलीफा को अपमानित किया। और ब्रिटेन की सरकार तुर्की की खलीफा को अपमानित ही नहीं किया, बल्कि ब्रिटेन की सरकार तुर्की से बदला लेने के लिए तुर्की का विभाजन भी कर दिया, तुर्की को टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिया। जब ब्रिटिश यानी अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा को अपमानित किया और तुर्की का विघटन कर दिया, इस बात से पूरे विश्व जगत के मुसलमान अंग्रेजों से रुष्ट हो गए, अंग्रेजों से नाराज हो गए और पूरे विश्व जगत के मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। और उसी में भारतीय मुसलमानों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाया और भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते हुए एक आंदोलन किया, जिसे ही इतिहास में खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिलाफत आंदोलन। समझे हैं कुछ? क्या बोले हैं हम आपको ये बात बोले हैं, भारत के मुसलमान अपना खलीफा माना करता था तुर्की के खलीफा को, लेकिन तुर्की के खलीफा को ब्रिटिशों ने अपमानित किया। तुर्की के खलीफा को ब्रिटिशों ने क्या किया? अपमानित। उसी का बदला भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से लेना चाहता था। इसी वजह से भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया, जिस आंदोलन को इतिहास में कहा जाता है खिलाफत आंदोलन। और बात अगर खिलाफत आंदोलन की करें तो खिलाफत आंदोलन को चलाने का श्रेय अली बंधु को जाता है। अली बंधु में दो भाई हुआ करता था, एक का नाम था मोहम्मद अली और दूसरे का नाम था शौकत अली। एक का नाम था मोहम्मद अली और दूसरे का नाम था शौकत अली। तो बात अगर हम लोग करें खिलाफत आंदोलन की, तो जो खिलाफत आंदोलन है, यह खिलाफत आंदोलन अली बंधु अर्थात मोहम्मद अली और शौकत अली,
मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली नामक दो भाइयों ने मिलकर के जो है आपको खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। और उनके इस खिलाफत आंदोलन को हसरत मोहानी जैसे राष्ट्रवादी भारतीय मुसलमान, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे राष्ट्रवादी भारतीय मुसलमान, मजहरुल हक जैसे राष्ट्रवादी भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। और जब खिलाफत आंदोलन चलने लगे, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया, जैसे मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय की विचारधारा को मानने वाले लोग, और मदन मोहन मालवीय हिंदुत्ववादी विचारधारा से ओतप्रोत था। विशेष तौर पर हिंदुत्ववादी विचारधारा से ओतप्रोत कांग्रेसी नेताओं ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया। वहीं अगर बात गांधी जी की जाए तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। अब सवाल यह उठता है कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। देखिए, भारत में मुसलमानों का एक ऐसा वर्ग था जो हमेशा अंग्रेजों के पक्ष में रहता था, और भारत में मुसलमानों का एक ऐसा भी वर्ग था जो अंग्रेजों के विरोध में रहता था। तो भारत में दो प्रकार के मुस्लिम थे, एक वैसे मुसलमान जो अंग्रेजों के समर्थन में रहता था, जो अंग्रेजों के पक्ष में रहता था, एक वैसे मुसलमान जो अंग्रेजों के विरोध में रहता था, एक वैसे मुसलमान जो अंग्रेजों के विरोध में रहता था। गांधी जी क्या चाहते थे जानते हैं? गांधी जी यह चाहते थे कि भारत के सभी मुसलमान, भारत के सभी मुसलमान 100%, 100% मुसलमान, भारत के 100% मुसलमान, 100% मुसलमान, भारत के 100% मुसलमान अंग्रेजों के विरोध में रहे, अंग्रेजों के विरोध में रहे, और भारत के 100% हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के अंग्रेजों का विरोध करें। और जब दोनों मिलकर के अंग्रेजों का विरोध करेगा तभी अंग्रेज भारत छोड़ करके जाएगा, अदरवाइज अंग्रेज भारत छोड़ करके नहीं जाएगा। तो महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया क्योंकि महात्मा गांधी भारत के सभी मुसलमानों का साथ स्वतंत्रता आंदोलन में चाहते थे। महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सभी मुसलमानों का साथ चाहते थे। महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सभी मुसलमानों का साथ चाहते थे। यही कारण था कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। और गांधी जी का मानना था कि अभी भारतीय मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। अगर अभी हम भारतीय मुसलमानों को साथ देंगे तो आगे आने वाले दिनों में जब हम कोई बड़ा आंदोलन करेंगे तो उसमें भारतीय मुसलमान भी हमारा साथ देगा। ऐसी सोच महात्मा गांधी की थी, ऐसी सोच महात्मा गांधी की थी। और इसी सोच के कारण महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया।
एक प्रकार से कहिए तो खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था। इसमें धर्म के हस्तक्षेप के अंश आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यह आंदोलन तुर्की के खलीफा को जो अपमानित किया गया था उसी को लेकर ना खिलाफत आंदोलन हुआ था जी। तो खिलाफत आंदोलन में धार्मिक हस्तक्षेप या धार्मिक अंश देखने को मिले हैं। और फिर जब गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया तो कुछ नेताओं ने गांधी जी पर आरोप लगाया। गांधी जी पर क्या आरोप लगाया? तो कुछ नेताओं ने गांधी जी पर यह आरोप लगाया कि गांधी जी धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं। और विशेष तौर पर मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को लेकर यह बात कहा कि गांधी जी धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा ना दे। लेकिन फिर भी गांधी जी में क्या लक्षण था? गांधी जी में लक्षण यह था कि गांधी जी अगर समर्थन कर दिए तो अब वो पीछे हटने वाले नहीं है। भले उसका परिणाम कुछ भी हो, परिणाम सकारात्मक हो और परिणाम नकारात्मक हो, उससे बहुत ज्यादा गांधी जी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। और खिलाफत आंदोलन को सुव्यवस्थित एवं सुचारू ढंग से चलाने को लेकर के खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। खिलाफत आंदोलन को सुव्यवस्थित एवं सुचारू ढंग से चलाने को लेकर खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और खिलाफत कमेटी ने नवंबर 1919 में दिल्ली में एक बैठक आयोजित किया। नवंबर 1919 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी ने एक बैठक आयोजित किया, जिसमें यह निर्णय लिया जाना था कि खिलाफत आंदोलन में हम लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है। और नवंबर 1919 में जो खिलाफत कमेटी की बैठक हुई थी, उस बैठक में अध्यक्षता महात्मा गांधी को सौंपी गई थी और महात्मा गांधी ने नवंबर 1919 के दिल्ली में हुए खिलाफत कमेटी के बैठक की अध्यक्षता किया। और गांधी जी उस बैठक में भी यह आह्वान किए कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा, अंग्रेजों के प्रति असहयोग की नीति अपनाई जाएगी। और इसके बाद खिलाफत आंदोलन जोर शोर से चल पड़ा। और गांधी जी का मानना था कि अभी उचित समय है अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने का। गांधी जी का मानना था 1919-20 ईस्वी में गांधी जी का मानना था कि अभी बड़े आंदोलन करने का एकदम से उचित समय है। क्यों उचित समय है? इसलिए उचित समय है क्योंकि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उससे भारत के हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हर समुदाय के लोग आहत थे जलियांवाला बाग हत्याकांड से। और दूसरी बात, भारतीय मुसलमान भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनरत थे। तो गांधी जी को लगा हिंदू मुस्लिम एकता अभी के आंदोलन में देखने को मिलेंगे। अभी अगर कोई हम बड़ा आंदोलन करते हैं तो उस बड़ा आंदोलन में भारत के हिंदू और मुसलमान दोनों कंधा से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेगा। गांधी जी ने ऐसा महसूस किया। और जब गांधी जी ऐसा महसूस किए तो गांधी जी ने कांग्रेस के समक्ष यह प्रस्ताव रखा
कि हम एक बड़ा आंदोलन करना चाहते हैं, हम अंग्रेजों के प्रति असहयोग की नीति को अपनाना चाहते हैं, हम अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन करना चाहते हैं। गांधी जी ने कांग्रेस के समक्ष यह प्रस्ताव रखा। जब गांधी जी ने कांग्रेस के समक्ष असहयोग आंदोलन चलाने को लेकर प्रस्ताव रखा तो कुछ कांग्रेसी सदस्यों ने समर्थन किया गांधी जी का और कुछ कांग्रेसियों ने गांधी जी का विरोध किया। कुछ कांग्रेसियों ने कहा नहीं, असहयोग आंदोलन नहीं होने चाहिए। कुछ कांग्रेसियों ने कहा हां, होने चाहिए आंदोलन। और आप इस बात को जानिए, असहयोग आंदोलन को शुरू करवाने में भारत के मुसलमानों का भी योगदान रहा है। सिर्फ गांधी जी ही नहीं बल्कि भारतीय मुसलमानों का भी असहयोग आंदोलन को शुरू करवाने में योगदान रहा है। आपको खिलाफत आंदोलन चलाने के लिए जो खिलाफत कमेटी गठित किया गया था, उस खिलाफत कमेटी की बैठक जून 1920 में इलाहाबाद में हुआ। खिलाफत कमेटी की बैठक 1-2 नवंबर 1919 में हुआ आपको दिल्ली में। फिर खिलाफत कमेटी की अगली बैठक हुई थी जून 1920 में इलाहाबाद में। और जून 1920 में खिलाफत कमेटी की बैठक जो इलाहाबाद में हुई थी, उसी बैठक में खिलाफत कमेटी ने यह निर्णय लिया कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 से चलाए जाएंगे। 1 अगस्त 1920 से चलाए जाएंगे। तो खिलाफत कमेटी ने ही, गौर से सुनिएगा आप इस बात को, बीपीएससी 1994 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी 1994। और प्रश्न यह था 1920 ईस्वी में खिलाफत कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि असहयोग आंदोलन का नेता महात्मा गांधी होंगे। खिलाफत कमेटी की यह बैठक किस शहर में आयोजित हुई थी? आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली, बनारस। ऑप्शन सी में इलाहाबाद था, उसका आंसर होता ऑप्शन सी इलाहाबाद। इलाहाबाद। तो बीपीएससी का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ गए? तो देखिए, असहयोग आंदोलन का नेता गांधी जी को कौन चुन रहा है? असहयोग आंदोलन का नेता गांधी जी को चुना खिलाफत कमेटी ने। और खिलाफत कमेटी मुसलमानों का कमेटी था, उसमें मुख्य तौर पर मुसलमान थे। तो मुसलमानों ने भी, भारतीय मुसलमानों ने भी असहयोग आंदोलन को शुरू करने में अपना योगदान दिया। और गांधी जी का मन बन गया था कि आंदोलन करेंगे। तो अब रोकने वाला कौन था? कोई रोकने वाला नहीं था। और रोकने वाला भी था तो गांधी जी थोड़े रुकने वाले थे। गांधी जी नहीं रुके। गांधी जी नहीं रुके। गांधी जी कांग्रेसी जनों का विरोध करते हुए अंततः 1 अगस्त 1920 ईस्वी से असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए। अब देखिएगा आप, यहां तक कुछ बात समझ में आया है? यहां तक याद कर ले पहले, आए? चलिए तो बताइएगा, कहां के खलीफा को अंग्रेजों ने अपमानित किया जिस वजह से भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन किया? कहां के? तुर्की ना? चलिए ठीक है। खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो खिलाफत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया या विरोध? आए? समर्थन ना। खिलाफत कमेटी की बैठक नवंबर 1919 में जो दिल्ली में हुई, उस बैठक की अध्यक्षता किसने किया? आए? महात्मा गांधी। अच्छा, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि गांधी जी
भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भारत के सभी मुसलमानों का सहयोग चाहते थे। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया क्योंकि महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भारत के सभी मुसलमानों का सहयोग चाहते थे, सभी मुसलमानों का सहयोग चाहते थे। क्लियर है ये बात? तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? चलिए, इसके बाद आगे बतलाइएगा कि खिलाफत कमेटी ने असहयोग आंदोलन का नेता किसे घोषित किया? किसे घोषित किया? और खिलाफत कमेटी जून 1920 में 20 जून 1920 को हुए कहां की बैठक में यह निर्णय लिया? इलाहाबाद। क्लियर है बात? इससे आगे बढ़ न जाए। अब असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब से हुई? 1 अगस्त 1900। और असहयोग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। अब आ रहे हैं हम लोग असहयोग आंदोलन पर। है रो रही है, एडमिशन बंद हो गया है। अच्छा ठीक है, क्या बोले नहीं समझे। आपको एडमिशन नहीं करवाना है, करवा देंगे हम आपका, आप काहे टेंशन लेते हैं। हे भगवान, रोइए नहीं, बैठिए बैठिए। ये दांत निकाल रही है, खूब हंसती है, देख रहे हैं दांत आगे आ गया है आपका। थोड़ा कम हंसा कीजिए, बरतुहारी आएगा तो कहेगा लड़की का दांत फेंका हुआ है, समझे? जानते हैं शादी में अगर लड़की थोड़ा सा कम सुंदर हो, समझे, लड़की थोड़ा कम सुंदर हो, शादी में बड़ी प्रॉब्लम होता है, समझे? तो हाँ, नौकरी होगा तब प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन यही है शर्त, यही है कि जो है बेरोजगार लड़का से कीजिएगा तब, समझे? अब सामान्य तौर पर देखिए लोग क्या है जानते हैं, हम हो या कोई वो, सब लोभी है, सब स्वार्थी है, सब लोभी है, समझे? तो सब अगर किसी के घर में आ रहा है, जैसे हमारा एक दोस्त है, समझे, तो है उधर का है, सुपौल का है, समझे, तो वह आपको वीडियो है, हाँ वीडियो है, वीडियो या सीओ है, अब उतना बात उतने होता है, वीडियो या सीओ यही दो में से कुछ है। तो आजकल जो है वो गाड़ी लिया है, समझे, तो हमको बताया कि हम लिए हैं, मतलब ईएमआई पे लिए हैं, लेकिन पता चला कि उसका तो शादी लग गया है, समझे? तो बड़ी मतलब इस टाइप का है कि जिसको नौकरी लग जाता है, पता नहीं सामने वाला को लगता है कि कितना चूस ले, और पता चला कि मार्केट में, सुपौल में मार्केट में 5 कट्ठा जमीन ले रहा है, समझे, और उसके बाद जो है गाड़ी ले रहा, गाड़ी लिया है एगो, इतना तिलक लिया है, वीडियो या सीओ है, बीपीएससी निकाला है। जबकि जानते हैं बिहार सरकार फॉर्म भराता है अपने कर्मचारी से कि हम दहेज नहीं लेंगे, फॉर्म भराता है। आपको सरकारी नौकरी होगा ना तब आपको ये बात पता चलेगा, परंतु ये सब तो कहने का बात है, दहेज हर कोई लेबे करता है, लेकिन दहेज सही बात ना है। आए हमारा शादी होगा तब न मारा, आए फ्री में करेंगे। अच्छा चलिए आगे आइए। असहयोग आंदोलन, दहेज गलत बात है, आइए
असहयोग आंदोलन। देखिए, गांधी जी जब असहयोग आंदोलन शुरू करने जा रहे थे तो गांधी जी को असहयोग आंदोलन शुरू करने में बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने काफी सहयोग किया। लेकिन इन नेताओं में बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे नेता हुए जो असहयोग आंदोलन शुरू करवाने में तो अपना योगदान दिए, लेकिन वे असहयोग आंदोलन के परिणाम को नहीं देख सके। क्योंकि हुआ यह था कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक स्वर्गवासी हो गए, या फिर उनका कहिए निधन हो गया, उनका निधन हो गया। तो बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे राजनेता हुए जो असहयोग आंदोलन शुरू करवाने में गांधी जी का भरपूर सहयोग किया, लेकिन वे इस आंदोलन के परिणाम को नहीं देख सके। और गांधी जी बाल गंगाधर तिलक से काफी प्रभावित थे। कल के सेशन में भी हम इस बात की चर्चा किए थे। गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक की तुलना समुद्र से किया था और गांधी जी बाल गंगाधर तिलक के सम्मान में तिलक स्वराज फंड का गठन किया था। तिलक स्वराज फंड, तो तिलक स्वराज फंड का गठन महात्मा गांधी ने किया और उसमें जो है धन जमा हुए और उसी धन के माध्यम से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को चलाने का काम किया। और जब गांधी जी असहयोग आंदोलन को शुरू किए तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के शुरू करने की वजह से कुछ कांग्रेसी नेता काफी बिफर गए, काफी नाराज हो गए और इतने अधिक वे नाराज हो गए कि उन्होंने कांग्रेस ही छोड़ दी, उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। जैसे बिपिन चंद्र पाल, ऐसे डांगे, श्रीमती एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना अभी तक कांग्रेस के ही सदस्य थे, लेकिन जब गांधी जी असहयोग आंदोलन को शुरू किए तो मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया, कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। और एनी बेसेंट तो काफी खुलकर विरोध की थी, काफी खुलकर गांधी जी के असहयोग आंदोलन का विरोध जो है आपको श्रीमती एनी बेसेंट की थी, लेकिन फिर भी असहयोग आंदोलन जो है आपको चल पड़े। और जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो महात्मा गांधी ने भारत के लोगों को यह कहा कि अगर आप हमारी बातों को मानेंगे तो हम इस आंदोलन के माध्यम से 1 वर्ष के भीतर भारत को स्वराज्य दिला देंगे, 1 वर्ष के भीतर भारत को स्वराज्य दिला देंगे। परीक्षा में पूछा जाता है यह प्रश्न कि गांधी जी, परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी किस आंदोलन में यह घोषणा किए कि हम 1 वर्ष के भीतर भारत को स्वराज्य दिला देंगे। तो यह घोषणा महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में किया, असहयोग आंदोलन में किया। अब देखिएगा, असहयोग आंदोलन तो शुरू हो गया 1 अगस्त 1920 से। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के बाद
सितंबर 1920 में, सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन कोलकाता में आयोजित किया गया, जिसका अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था। और उस अधिवेशन का आयोजन इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस असहयोग आंदोलन चलाए जाने के प्रस्ताव को पारित करता। कांग्रेस गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाएगा, इस प्रस्ताव को पारित करने के उद्देश्य से ही कांग्रेस का 1920 ईस्वी में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया। लेकिन इस विशेष अधिवेशन में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने भी गांधी जी के असहयोग आंदोलन चलाए जाने का विरोध किया। गांधी जी के नेतृत्व में जो असहयोग आंदोलन चलाए जा रहे थे, उसका विरोध CR दास और मोतीलाल नेहरू ने भी किया। तो 1920 के सितंबर के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाए जाने के प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित नहीं हो पाया। और पारित नहीं होने का कारण था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये दोनों गांधी जी के रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ा हो गए। तत्पश्चात गांधी जी दोनों से अलग अलग मुलाकात किए और दोनों को मोटिवेट करके गांधी जी अपने पक्ष में कर लिए। और फिर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास भी गांधी जी के पक्ष में आ गए, असहयोग आंदोलन के पक्ष में आ गए। और फिर दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ और उस नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने किया। और उसी अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन चलाए जाने के प्रस्ताव को सर्वसहमति से पारित किया। मतलब गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा, इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने 1920 के अपने नागपुर अधिवेशन में पारित किया। 1920 के अपने नागपुर अधिवेशन में पारित किया। एक बार फिर से इस लाइन को सुनिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा गया है किसी परीक्षा में और आगे भी ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए गौर से फिर से आप इस बात को सुनिएगा। कांग्रेस ने 1920 के नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाए जाने के प्रस्ताव को सर्वसहमति से पारित किया। और जब कांग्रेस अपने वार्षिक अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया, जब कांग्रेस अपने वार्षिक अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया, तब तो असहयोग आंदोलन और जोर शोर से चलने लगा। और जब असहयोग आंदोलन काफी जोर शोर से चलने लगे, तब गांधी जी देश के अलग अलग भागों की यात्रा करने लगे। गांधी जी कभी मुंबई में रहते थे, कभी मद्रास चले जाते थे, कभी बंगाल आ जाते थे। मतलब सब जगह आंदोलन सक्रियता से चले और आंदोलन काफी अपना प्रभाव छोड़े। इसी को लेकर के गांधी जी यात्रा कर रहे थे। और असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी जब भारत की यात्रा पर थे, तो गांधी जी ने यह देखा कि भारत तो गांव में बसता है, भारत के लोग तो गांव में रहते हैं, और गांव में जो किसान है, गांव के किसान के शरीर पर पूरा वस्त्र तक नहीं है। जो किसान अनाज का उत्पादन करता है, जो अन्नदाता है,
जिससे समस्त भारत का पेट भरता है, उस किसान के शरीर पर पूरा वस्त्र तक नहीं है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान ही देखा। और जब गांधी जी असहयोग आंदोलन के दौरान यह देखे कि भारतीय किसानों के शरीर पर पूरा वस्त्र तक नहीं है, तो गांधी जी प्रण लिए कि अब हम भी वस्त्र का त्याग करेंगे। गांधी जी इससे पहले धोती कुर्ता पहना करते थे, तो गांधी जी यह प्रण लिए कि जब तक हमारे देश के सभी किसानों के शरीर पर पूरा वस्त्र नहीं चढ़ जाता है, तब तक हम भी अपने शरीर पर पूरा वस्त्र नहीं पहनेंगे। और असहयोग आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी धोती कुर्ता का परित्याग कर दिए और लंगोट पे आ गए। धोती कुर्ता का परित्याग कर दिए और लंगोट पे आ गए। उसमें आप गांधी जी का फोटो देखिए, गांधी जी का वो फोटो जिसमें गांधी जी लाठी लेकर के है, उसमें आप देखिए गांधी जी को, उसमें आपको गांधी जी नजर आएंगे। एक धोती है उसको पहने हुए हैं और आधा धोती जो है ओढ़े हुए हैं। उस रूप में गांधी जी जो है आपको नजर आएंगे। मतलब आधा शरीर ढका है और आधा शरीर जो है खुला है। आखिरकार गांधी जी ऐसा क्यों किए? गांधी जी पूरा वस्त्र पहन सकते थे। जो धोती कुर्ता गांधी जी पहनते थे उसको आगे पहन सकते थे, लेकिन गांधी जी धोती कुर्ता का त्याग करके लंगोट पे आ गए। यहां से गांधी जी संदेश देना चाहते थे, यहां से गांधी जी संदेश देना चाहते थे। यहां से गांधी जी क्या संदेश देना चाहते थे? तो यहां से गांधी जी यह संदेश देना चाहते थे, हम भी आप ही में से एक हैं और हम भी फकीर आदमी ही हैं, हमारे शरीर पर भी वस्त्र नहीं है। यह संदेश महात्मा गांधी देना चाहते थे देश के लोगों को। और गांधी जी यह भी संदेश देश के लोगों को देना चाहते थे, ऐसा नहीं है कि हम कोई अलग है, नहीं, हम भी आप ही में से एक हैं और हम आपको आपका हक और अधिकार दिलाएंगे। जैसे आप हैं वैसे हम हैं, ताकि लोगों के बीच गांधी को लेकर के कोई भय नहीं रहे। लोग गांधी जी को अपना नेता समझे, लोग गांधी जी को अपना नेता समझे और लोग अपनी समस्या गांधी जी को सुनाए। यह संदेश महात्मा गांधी देना चाहते थे। और हाल फिलहाल में एक कोई परीक्षा हुआ है यूपी में, उसमें हाँ कोई परीक्षा हुआ है, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है कि हाँ जो भी यूपी का परीक्षा है, इतना याद है, अब यूपी में बहुते परीक्षा होते रहता है, ठीक है। तो पूछा गया था कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी धोती कुर्ता का परित्याग करके लंगोट पे आ गए? तो आंसर हो जाएगा आपको असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन के दौरान भी जानते हैं वर्ष 1921 में गांधी जी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा गए थे और वहीं पर गांधी जी यह घोषणा किए। इसके बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के दौरान देश के लोगों को कुछ आह्वान किए थे। मतलब देश के लोगों को कुछ बातों का पालन करने को लेकर कहे थे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग थोड़ा ठीक से बैठी है, बढ़िया से बैठे है। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के दौरान भारत की आम जनता से कुछ आह्वान किए थे। भारत की आम जनता से गांधी जी क्या आह्वान किए? तो आम जनता से
गांधी जी यह आह्वान किए कि भारत की आम जनता विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करे। भारत की आम जनता विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करे, और विदेशी वस्त्र ही नहीं बल्कि हर प्रकार के विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करे, चाहे वो खाने वाला चीज हो, पहनने वाला चीज हो, या दैनिक उपयोग में आने वाला चीज हो। हर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भारत की आम जनता करे। ऐसा गांधी जी क्यों कहे? देखिए, अंग्रेज व्यापारी था। उसका व्यापार जब तक भारत में नष्ट नहीं होता तब तक वो भारत से जाने वाला नहीं था। तो गांधी जी इस बात को समझते थे, और गांधी जी अंग्रेजों के व्यापार को, गांधी जी अंग्रेजों के व्यापार को नष्ट करना चाहते थे भारत से। और अगर अंग्रेजों का व्यापार नष्ट हो जाता तो फिर अंग्रेज भारत छोड़कर चला जाता। अरे गांधी जी चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, इन आंदोलनों के माध्यम से गांधी जी क्या किए? गांधी जी अंग्रेजों के व्यापार को भारत में नष्ट कर दिए, और इन आंदोलनों के माध्यम से गांधी जी ब्रिटिश व्यापार को भारत में नष्ट कर दिए। इसी वजह से अंग्रेज भारत छोड़कर चला गया। अगर अंग्रेजों का व्यापार भारत में नष्ट नहीं होता, अंग्रेज जाने वाला नहीं था। और देखिए, कांग्रेस में एक से बढ़कर एक नेता हुआ, लेकिन गांधी जी ही इस बात को समझे कि अंग्रेजों का जब तक भारत में व्यापार नष्ट नहीं होगा तब तक अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाला नहीं है। और इसी वजह से गांधी जी जब भी बड़ा आंदोलन किए, छोटा आंदोलन किए, कुछ भी किए, तो उसमें एक आह्वान देश की जनता के साथ गांधी जी जरूर करते थे कि देश की जनता विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करे। देश की जनता विदेशी वस्तुओं का क्या करे? बहिष्कार। तो गांधी जी के आह्वान पर विदेशी वस्तुओं का, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। और भारत की आम जनता विदेशी वस्त्र, कपड़ा, विदेशी वस्त्र यानी कपड़ा, विदेशी वस्त्र को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उसमें आग लगा दिया। तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी के आह्वान पर विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्त्रों का होलिका दहन किया गया, विदेशी वस्त्रों का होलिका दहन किया गया। और विदेशी वस्त्रों का जो होलिका दहन किया गया, इसकी आलोचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने आलोचना करते हुए यह कहा कि विदेशी वस्त्रों को जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी है। रविन्द्रनाथ टैगोर विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध करते हुए उसे निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दिया। इस पर गांधी जी पलटकर जवाब दिए रविन्द्रनाथ टैगोर को कि अंग्रेज अत्याचारी है, उसके साथ यही व्यवहार उचित है। जब तक हम अंग्रेज के साथ यह व्यवहार नहीं करेंगे तब तक अंग्रेज सुधरने वाला नहीं है। इसके बाद गांधी जी ने देश के लोगों को यह कहा कि जो विदेशी शराब है, विदेशी शराब ना पिए, देसी पिए। ताड़ी 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 ताड़िए ना होता है, देसी ताड़िए को कहा जाता है, समझे?
हाँ पौआ। चलिए ठीक है। तो देखिए गांधी जी पूर्ण शराबबंदी के पक्षधर थे। आप इस बात को समझिए, गांधी जी पूर्ण शराबबंदी के पक्षधर थे और नीतीश कुमार बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू किए। इसी वजह से नीतीश कुमार जी कहते हैं हम गांधीवादी हैं। नीतीश कुमार कहते हैं अपने भाषण में, आप सुनिएगा उनका भाषण, जब जब राजनेता को कोई काम नहीं आता है तो गांधी जी काम आते हैं। तो गांधी जी पूर्ण शराबबंदी के पक्षधर थे। और देखिए विशेष तौर पर बिहार के लोगों ने, विशेष तौर पर बिहार के लोगों ने, ऐसे पूरे देश के लोगों ने छिटपुट तरीका से विदेशी शराब का त्याग कर दिया, लेकिन बिहार के लोग गांधी जी की बातों को बड़ी गंभीरता से ले लेते थे और बिहार के लोग पूरी तरीका से विदेशी शराब पीना छोड़ दिए। बिहार के लोग अपना आ गए तारी पे। तो बिहार के लोग विदेशी शराब पीना छोड़ दिए। तो बिहार में अंग्रेजों के शराब का व्यापार कमजोर पड़ गया और बहुत कम राजस्व अंग्रेजों को बिहार से प्राप्त हुआ। तो अंग्रेजों ने बिहार में प्रचार प्रसार किया, बैनर पोस्टर लगा करके, बैनर पोस्टर लगा करके पूरे बिहार में अंग्रेजों ने प्रचार प्रसार किया कि शराब पीना अच्छी बात है और शराब पीने वाले लोग ही महान होते हैं, जो शराब पीता है वही महान बनता है। और उसमें एग्जाम्पल दिया गया था, फोटो लगाया गया था शेक्सपियर का, सिकंदर का, नेपोलियन का, इस सब का चित्र लगाया गया था और लिखा हुआ था उसके चित्र के नीचे, सिकंदर शराब पीता था इसलिए विश्व विजेता बना, शेक्सपियर शराब पीता था इसलिए अंग्रेजी का बहुत बड़ा विद्वान बना, और नेपोलियन शराब पीता था इसलिए फ्रांस का सम्राट बना, फ्रांस का सम्राट बना। तो इस प्रकार से शराब का प्रचार प्रसार अंग्रेजों ने किया था। तो सामान्य तौर पर विज्ञापन को देख करके हम लोग आकर्षित होते हैं और यही कारण है कि विज्ञापन दिया भी जाता है। भारत की आम जनमानस को लुभाने के लिए, अपनी और आकर्षित करने के लिए ही जो है विज्ञापन दिया जाता है। विज्ञापन दिया जाता है कि भारत की आम जनमानस जो है लुभ जाए, समझ गए। और जैसे आप देखते होंगे कि अथी का प्रचार करता है ना जी, सब हीरो हीरोइन क्रिकेटर सब तो कोनो न कोनो चीज का प्रचार प्रसार करबे करता है। आए गुटखा खा, अरे सुनिए, देखिए आप लोग पूरे प्रचार को नहीं देखते हैं। हम भी पहले सोच रहे थे कि क्रिकेटर सब जो है और हीरो सब जो है अथी का कौन चीज, अरे कौन गुटखा है, राजकमल, कमल क्या, पान, अरे क्या, बीमल, हाँ बीमल, बीमल 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 का प्रचार करता है ना कोई, कौन करता है? हाँ बहुत सारा करता है। लेकिन देखिए सुनिए, अरे एगो इलायची है जी, बाबा इलायची कौन है, अरे कोई इलायची है, देखिए उसमें आप गौर से देखिएगा, वो इलायची का प्रचार करता है। हम लोग सोच लेते हैं कि वो गुटखा का प्रचार कर रहा है, लेकिन हम बढ़िया से देखो वो इलायची का प्रचार करता है। अब एग्जैक्ट हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है।
और एगो बात आप जानिए, जो जिसका प्रचार करता है वो अपना नहीं खाता है, समझे, वो सिर्फ प्रचारे भर खाता है। बाद बाकी जो है हम लोगों को जो है एक प्रकार से कहिए तो कहता है कि आप लोग खाइए, उससे व्यापार होता है और उससे उसको भी फायदा मिलता है। अरे देखिए एगो बात बताइए, पैसा मिलता है किसी भी क्रिकेटर को या फिर एक्टर को या एक्ट्रेस को पैसा मिलता है, तो पैसा मिलेगा तो प्रचार क्यों नहीं करेगा, एकदम करेगा। किसी को भी आपको पैसा मिलेगा तो आप प्रचार कीजिएगा, आप जगह जगह जाकर के उसको बांट करके खिलाइएगा लोगों को। तो सब तो पैसा का खेल है। तो कुछ लोग जो है हीरो हीरोइन के द्वारा जो गुटखा सबका प्रचार प्रसार किया जाता है, उसका विरोध किया जाता है, इसके हम एकदम विपक्ष में हैं। अरे उसको पैसा मिल रहा है महाराज, उसका पैसा, सबसे बड़ा चीज तो पैसे है और सब तो पैसे के लिए करता है। और जो उसका विरोध करता है वो भी पैसा लेकर के ही विरोध करता है, सच यही है, वो भी सामने वाले से पैसा लेकर के विरोध करता है, समझ गए। और एगो बात आप जानिए, सामने का, पर्दा के सामने का दुनिया जितना रंगीन होता है ना, पर्दा के पीछे का दुनिया उतना ही अंधकार में होता है। और यही वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक्टर आत्महत्या कर लिया, समझ गए। तो हम लोग तो सिर्फ पर्दा के आगे देखते हैं, पर्दा के पीछे थोड़े देखते हैं, ठीक है। चलिए खैर ये सब बात अलग है। अब आइए टॉपिक पे। तो महात्मा गांधी देश के लोगों से आह्वान किए कि विदेशी वस्तुओं का, विदेशी शराब का बहिष्कार किया जाए। और वो जो शराब वाला बात है, बीपीएससी का पूछा हुआ है, जो शराब वाला, आप उसको मजाक में मत ले लीजिएगा कि हम ऐसे मजाक में वो बात बोले हैं, वो सही बात है। और बीपीएससी उस प्रश्न को पूछा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किस राज्य में शराब के व्यापार ठप पड़ जाने के कारण अंग्रेजों को राजस्व में काफी क्षति हुआ, तो उसका आंसर हो जाता बिहार। क्या हो जाता आंसर? बिहार। क्लियर है बात? तो ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद गांधी जी ने वकीलों को कहा आप वकालत करना छोड़ दीजिए। अंग्रेजों के अधीन अंग्रेजी न्यायालय में, अंग्रेजी कोर्ट में जो वकालत कर रहे हैं वकील, वकील वकालत करना छोड़ दे। और गांधी जी के आह्वान पर मोटी रकम की कमाई करने वाला वकील, जो लाखों में उस समय कमाया करता था, उस समय लाखों का मतलब बहुत होता है, जो लाखों में कमाई किया करता था वकील, गांधी जी के आह्वान पर वो वकील वकालत करना छोड़ दिया। जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद, ये अपने समय के बहुत बड़े वकील थे। जैसे अभी जो है कपिल सिब्बल हो गए, कोई सिंह भी है वो हो गए, ये सब जैसे बड़े वकील है, उसी प्रकार से जो है उस समय के बहुत बड़े वकील हुआ करते थे। मोतीलाल नेहरू सब, राजेंद्र प्रसाद सब, चित्तरंजन दास सब, ये सब वकालत करना छोड़ दिया, ये सब वकालत करना छोड़ दिया। इसके बाद ब्रिटिशों के अधीन जो सरकारी नौकरी करने वाले नौकरशाह थे, उनसे गांधी जी ने आह्वान किया कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, आप सरकारी नौकरी छोड़ दीजिए। और गांधी जी के आह्वान पर हजारों युवाओं ने, हजारों लोगों ने, सॉरी हजारों युवा नहीं, हजारों लोगों ने नौकरी छोड़ दी। और गांधी जी ने युवाओं को यह आह्वान किया कि आप ब्रिटिश विद्यालय में, ब्रिटिश विद्यालय से अपना नाम कटवा लीजिए, अंग्रेजों के विद्यालय से अपना नाम कटवा लीजिए। और गांधी जी के आह्वान पर भारतीय युवा, पूरे भारतवर्ष के युवा अंग्रेजी विद्यालय से अपना नाम कटवाने का काम किया, अंग्रेजी विद्यालय से अपना नाम कटवाने का काम किया। जयप्रकाश नारायण पटना कॉलेज में पढ़ते थे उस समय। जयप्रकाश नारायण को पता चला कि गांधी जी आह्वान किए हैं, जयप्रकाश नारायण पटना कॉलेज से अपना नाम कटवा लिए
और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। सुभाष चंद्र बोस आईसीएस अधिकारी हुआ करते थे। उनको पता चला गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे हैं और सरकारी नौकरशाहों से नौकरी छोड़ने का आह्वान किए हैं। सुभाष चंद्र बोस नौकरी छोड़ दिए, आईसीएस जैसे पद को छोड़ दिए, यानी सर्वोच्च पद था उस समय का। जैसे आज का सर्वोच्च पद है आईएएस, आईपीएस, वैसे ही आईसीएस उस समय का सर्वोच्च प्रशासनिक पद हुआ करता था। उस पद से त्याग पत्र दे दिए सुभाष चंद्र बोस और असहयोग आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस कूद पड़े। अब भारतीय छात्र स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, तो अब भारतीय छात्र शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे? भारतीय छात्र शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे, कहां ग्रहण करेंगे? यह समस्या भारतीय राजनेताओं के समक्ष आया। तो भारतीय राजनेताओं ने कांग्रेस के साथ मिलकर विद्यापीठ का निर्माण किया। उत्तर प्रदेश में काशी विद्यापीठ, बिहार में बिहार विद्यापीठ, अहमदाबाद में अहमदाबाद विद्यापीठ। भारत के अलग अलग प्रांत में अलग अलग विद्यापीठ का निर्माण असहयोग आंदोलन के दौरान हुए और फिर भारतीय छात्र उन विद्यापीठों में ही अध्ययन करना शुरू कर दिए। उन विद्यापीठों में ही भारतीय छात्र अध्ययन करना शुरू कर दिए। काफी जोर शोर से असहयोग आंदोलन चला और असहयोग आंदोलन के क्रम में कई अन्य छोटे छोटे आंदोलन भी हुए। असहयोग आंदोलन के क्रम में ही मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, अली मुस्लियार के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश के अवध में एका आंदोलन हुआ था मदारी पासी के नेतृत्व में। और असहयोग आंदोलन के क्रम में ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था। ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था और उनका विरोध किया गया। और असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उस समय भारतीय वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारतीय वायसराय के पद पर 1916 से 1921 तक रहे हैं। गौर से सुनिएगा आप इस बात को। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी तक वायसराय के पद पर रहे थे। और उसी बीच में 1920 आता है। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय भारतीय वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल लगभग समाप्ति ही हो गया था। 1921 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के स्थान पर अगले वायसराय बनकर आए लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग आए। लॉर्ड रीडिंग की नीतियां काफी दमनकारी थी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड तो थोड़ा आंदोलनकारियों के प्रति रहम भी बरतता था या उदारवादी नीति भी अपनाता था, लेकिन लॉर्ड रीडिंग असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारियों के ऊपर कहर बरपा रहा था। मतलब उन पर गोली चला दिया करता था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगा। जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारियों के साथ बुरा बर्ताव तब होने शुरू हो गए जब लॉर्ड रीडिंग भारतीय वायसराय बनकर आए। जब लॉर्ड रीडिंग भारतीय वायसराय बनकर आए और गांधी जी ने देखा कि लॉर्ड रीडिंग
असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, बुरा व्यवहार कर रहा है, बुरा बर्ताव कर रहा है, उनके साथ मारपीट कर रहा है। यह चीज गांधी जी से देखा नहीं गया। और फिर गांधी जी असहयोग आंदोलन के दौरान ही अंग्रेजों के द्वारा दी गई केसरे हिंद की उपाधि को वापस लौटा दिए। गांधी जी को अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि दिया था। गांधी जी को अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि दिया था, केसरे हिंद की उपाधि दिया था। देखिए हुआ क्या था जानते हैं? गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दो कारणों से दी गई है मूलतः। एक पहला कारण यह है कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में भारत आए तो उस समय चल रहा था विश्व युद्ध। गांधी जी ने भारत के युवाओं को प्रेरित किया, मोटिवेट किया कि भारतीय युवा ब्रिटिश सेना में शामिल होकर प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दे, ब्रिटेन का साथ दे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने भारतीय युवा को इस बात को लेकर प्रेरित किया कि भारतीय युवा प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में शामिल होकर के ब्रिटिशों का साथ दे। और इसी वजह से गांधी जी को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। इसी वजह से गांधी जी को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक तो रीजन ये था जिस वजह से गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई। और दूसरा रीजन यह था, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किया था। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किया था। मूल तौर पर ये दो रीजन थे जिस वजह से गांधी जी को ब्रिटिश के द्वारा केसरे हिंद की उपाधि दी गई। लेकिन गांधी जी उस केसरे हिंद की उपाधि को असहयोग आंदोलन के दौरान तब लौटा दिए जब असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारियों के साथ अंग्रेजों के द्वारा बुरा बर्ताव किए जाने लगे, बुरा बर्ताव किए जाने लगे। इसके बाद अब देखिए, हर किसी का सहने का एक क्षमता होता है, एक सीमा तक लोग सहता है। लेकिन जब चीजें सीमा से बाहर हो जाती है तो लोग आवाज जरूर उठाता है। रीडिंग एक प्रकार से कहिए तो असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारियों को उकसाने का काम कर रहा था कि असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारी हिंसा करे, हिंसा करे। रीडिंग असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारियों को उकसा करके हिंसा करवाना चाहता था। और जैसे हिंसा होता वैसे अंग्रेज अपना पूरा ताकत लगाकर आंदोलन को बंद कर देता, और उससे पहले गांधी जी आंदोलन को बंद कर देते। क्योंकि गांधी जी के आंदोलन में, गांधी जी के सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान नहीं था। गांधी जी के सत्याग्रह में, गांधी जी के आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं था। तो रीडिंग तो चाहता था कि हिंसा करे आंदोलनकारी, और रीडिंग जो चाहता था, रीडिंग उस मकसद में कामयाब भी हो गया। रीडिंग उस मकसद में कामयाब कैसे हुआ? तो देखिए, उत्तर प्रदेश
के गोरखपुर में एक था चोरी चोरा नामक स्थान। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक था चोरी चोरा नामक स्थान। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरी चोरा नामक स्थान था। वहां पर असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारी किसान अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। किसानों पर बिना किसी कारण का ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा गोली चला दिया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चोरी चोरा में किसानों पर बिना किसी कारण का गोली चला दिया गया। इस बात से किसान काफी उग्र हो गए और फिर किसान उग्र होने के बाद चोरी चोरा नामक पुलिस स्टेशन को घेर लिया और चोरी चोरा नामक पुलिस स्टेशन को किसान घेर लिया और उसमें आग लगा दिया। उस समय उस पुलिस स्टेशन में कुल 22 पुलिसकर्मी थे। एगो दरोगा था, बाद बाकी सब सिपाही सब था। टोटल 22 पुलिसकर्मी था। और जैसे ही कोई पुलिसकर्मी बाहर निकलने का प्रयास करता था तो किसान सब चारों तरफ से उसको घेर के रखा था, फिर से उस आग में फेंक देता था। मतलब चोरी चोरा नामक पुलिस स्टेशन में किसानों के द्वारा 4 फरवरी और 5 फरवरी दोनों दिन यह घटना होता रहा। 4 फरवरी और 5 फरवरी 1922, 4 फरवरी और 5 फरवरी 1922, 4 फरवरी और 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा नामक कांड हुआ। इतिहास में जिस चोरी चोरा कांड में कुल 22 पुलिसकर्मी मारे गए और यह एक हिंसात्मक घटना था। यह एक हिंसात्मक घटना था। और जब चोरी चोरा कांड हुआ, इस चोरी चोरा कांड ने गोरखपुर के चोरी चोरा नामक स्थान को सदा सदा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा दिया। इस चोरी चोरा कांड के समय महात्मा गांधी गुजरात के बारदौली में थे। जब चोरी चोरा कांड हुआ था तो चोरी चोरा कांड के समय महात्मा गांधी थे गुजरात के बारदौली में। महात्मा गांधी थे गुजरात के बारदौली में। महात्मा गांधी को चोरी चोरा नामक हिंसात्मक कांड के विषय में पता चला तो गांधी जी अति शीघ्र असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दिया और गांधी जी ने कहा कि आंदोलन में अब हिंसा होने लगा है, इसलिए हम आंदोलन को स्थगित करते हैं। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए असहयोग आंदोलन के स्थगित होने का कारण क्या है, तो असहयोग आंदोलन के स्थगित होने का कारण है चोरी चोरा कांड। अब देखिए, अगर आपसे यह पूछा जाए कि हम 4 फरवरी 5 फरवरी 1922 लिखे बोले हैं, तो अगर आपसे यह पूछा जाए चोरी चोरा कांड कब हुआ है, तो आप आंसर दीजिएगा 5 फरवरी 1922। बिहार के परीक्षा में आप आंसर दीजिएगा 5 फरवरी 1922। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश का परीक्षा दीजिएगा कोई और चोरी चोरा कांड पूछे तो आप उत्तर दीजिएगा 4 फरवरी 1922। समझ रहे हैं? हाँ, यूपी का कोई परीक्षा दीजिएगा तो 4 फरवरी 1900 और बिहार का परीक्षा दीजिएगा तो 5 फरवरी 1900। क्लियर है ये बात? चोरी चोरा कांड की वजह से महात्मा गांधी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाए
और गांधी जी 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुला करके असहयोग आंदोलन स्थगित करने को लेकर प्रस्ताव पारित किया। और जब गांधी जी असहयोग आंदोलन स्थगित करने को लेकर के प्रस्ताव पारित किए तो उनके खिलाफ डॉक्टर मुंजे ने निंदा प्रस्ताव लाया और उस निंदा प्रस्ताव के जरिए गांधी जी के असहयोग आंदोलन के स्थगित किए जाने की निंदा की गई। और आप इस बात को जानिए कि जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया तो कुछ कांग्रेसियों ने गांधी जी का विरोध किया। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी ऐसे कांग्रेसी हुए जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन स्थगित किए जाने का विरोध किया। और मोतीलाल नेहरू ने तो यहां तक कहा कि अगर हिंसा हिमालय के किसी गांव ने किया है तो उसकी सजा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों मिलनी चाहिए। मतलब उनके कहने का यह था कि अगर हिंसा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ है तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए, बाद बाकी जगह असहयोग आंदोलन को होने दिया जाए। मोतीलाल नेहरू के कहने का मतलब यह था। फिर आपको सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा कि जब जनता का उत्साह चरम पर हो उस समय आंदोलन वापस लेना देशद्रोह से कम नहीं है, देशद्रोह से कम नहीं है, ऐसा सुभाष चंद्र बोस ने कहा। लेकिन गांधी जी थे, कर दिए स्थगित तो कर दिए। और फिर चोरी चोरा कांड के आरोप में गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया अहमदाबाद सेशन कोर्ट में। अहमदाबाद गुजरात में है। अहमदाबाद सेशन कोर्ट में चोरी चोरा कांड को लेकर के गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, क्योंकि असहयोग आंदोलन के नेतृत्व करता राष्ट्रीय स्तर पर थे महात्मा गांधी। तो गांधी जी के ऊपर मुकदमा चलाया गया और मुकदमा चलाकर ब्रूमफील्ड नामक न्यायाधीश ने गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई, 6 वर्ष। और फिर मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन जेल में रहते हुए गांधी जी बीमार रहते थे। और जेल में जब कोई बीमार पड़ता है तो उसका इलाज सरकार के द्वारा ही करवाया जाता है, उसका पूरा इलाज का वहन सरकार के द्वारा ही किया जाता है, उसके पूरे इलाज का वहन सरकार के द्वारा ही किया जाता है। तो ब्रिटिशों को लग रहा था कि बुढ़ऊ के इलाज पे पैसा खर्च हो रहा है, तो 6 वर्ष के जगह लगभग 2 वर्ष के भीतर ही गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। 1922 में मार्च 1922 में जेल गए और 1924 ईस्वी में स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया।
और उसके बाद गांधी जी अपना साबरमती आश्रम में रहकर रचनात्मक और क्रियात्मक कार्य करने लगे और असहयोग आंदोलन जो खत्म हो गया, जो समाप्त हो गया, इसी वजह से क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण का उदय हुआ। मतलब इसी वजह से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों का उदय हुआ। समझ गए? तो इससे आगे आगे देखेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले आपको करवाएंगे हम याद। लेकिन उससे भी पहले आपको है पढ़ना। तो आप खिलाफत और असहयोग आंदोलन दोनों पढ़िए। खिलाफत आंदोलन हम याद करवा दिए हैं, असहयोग आंदोलन आगे हम आपको याद करवाएंगे, तो जल्दी पढ़िए। पढ़िए, पढ़ने बोले बतियाने नहीं। पढ़िए। आप लोग बीमार उमार नहीं ना है हो? एगो हेल्थ चेकअप लगा रहे हैं, समझे? फ्री में आप लोग को देखा जाएगा, समझे? सब बीमारी देखा जाएगा। हेल्थ चेकअप पता नहीं, इस संडे को हम बोले हम अपने भूल गए, इस संडे को बोले हैं, अगले संडे को हम अपने भूल गए हैं। लेकिन एगो हेल्थ चेकअप हम लगवा रहे हैं आप लोग के लिए जल्दी। क्या नाम है? पढ़िए जल्दी आप लोग। हेल्थ चेकअप का कैंप नेक्स्ट संडे को लगा दे, यानी कल मैसेज आया है। तो नेक्स्ट संडे का मतलब अगला संडे न हुआ जी। हाँ, जो जो बीमारी है आप लोग पता कर लीजिएगा। है पढ़ लिए हो?
पढ़ लिए जी, पढ़ने वाला तो पढ़िए रहा। पढ़ लिए आप, बड़ी फास्ट पढ़ लेते हैं। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। जल्दी कीजिए, टाइम हो रहा है मेरा। एक आध गो पॉइंट लिखिए तो, 4 गो 5 गो पॉइंट लिखाएंगे। लिखिए सब लोग, हाथ फास्ट चलाइए, याद भी करवाना है क्योंकि होमवर्क भी पूछना है, कूटना भी है। जो चीज जिस रोज पढ़ते हैं घर पे जाके सेम डे में पढ़ते हैं ना जी, इस चीज को अपनाइए। घर पे जाके सेम डे में पढ़ना है और रविवार को पूरा का पूरा सप्ताह भर के पढ़े हुए चीजों का करना है रिवीजन। समझे? लिखिए, गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ, गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। इसलिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन महात्मा गांधी ने किया। इसलिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन महात्मा गांधी ने किया। इसलिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन महात्मा गांधी ने किया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा। जून 1920 में जून 1920 में खिलाफत कमेटी की बैठक इलाहाबाद में आयोजित हुई। जून 1920 में खिलाफत कमेटी की बैठक इलाहाबाद में आयोजित हुई। इस बैठक में खिलाफत कमेटी ने इस बैठक में खिलाफत कमेटी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करता। इस बैठक में खिलाफत कमेटी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करता। इस बैठक में खिलाफत
कमिटी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करता, महात्मा गांधी को बनाने की घोषणा किया। महात्मा गांधी को बनाने की घोषणा किया। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा, एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः आने वाला नहीं है। नोट दीजिए ना, जो 100 वर्षों में पुनः आने वाला नहीं है। लगभग सब चीज है, ये है चलिए दीजिए याद करवाते रहो, दीजिए। आइए तो याद करते हैं गुरुजी लोग। है आइए हो, बतलाइए फटाफट। कौन ऐसे नेता हुए जो असहयोग आंदोलन को शुरू करवाए लेकिन उसके परिणाम को नहीं देख सके? बाल गंगा। किस आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड का गठन किया गया? असहयोग। एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, जीएस खापरे, मोहम्मद अली जिन्ना असहयोग आंदोलन के कारण कांग्रेस छोड़ दिया है, हाँ या ना? कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाए जाने के प्रस्ताव को पारित किया? 1920 का नागपुर का वार्षिक अधिवेशन। 1920 का नागपुर का वार्षिक अधिवेशन। एक बार फिर से बताइए, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाए जाने के प्रस्ताव को पारित किया? असहयोग आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? चित्तरंजन दास। कौन थे? किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा था? किस आंदोलन के दौरान गांधी जी धोती कुर्ता त्याग कर लंगोट पे आ गए? बाल गंगाधर तिलक के अर्थी को गांधी जी के साथ कौन मुसलमान ने अपना कंधा दिया था? शौकत। विदेशी वस्त्रों के होलिका दहन को निष्ठुर बर्बादी किसने कहा? किसने कहा? और असहयोग आंदोलन के वजह से राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, तेज बहादुर सप्रू वकालत करना छोड़ दिया।
कौन पटना कॉलेज से नाम कटवा लिया था? अब बिहार के लोग शराब पीना छोड़ दिए थे। और कौन आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ का गठन हुआ? आए असहयोग आंदोलन के दौरान अवध के क्षेत्र में एका आंदोलन कौन चलाया? अब मोपला विद्रोह। आए अच्छा, असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था तो भारतीय वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जब समाप्त हुआ तो रीडिंग ना। असहयोग आंदोलन स्थगित होने का कारण? चोरी चोरा कांड कब हुआ? 4-5 फरवरी 1900। असहयोग आंदोलन स्थगित करने पर किसने कहा जब जनता को उत्साह चरम पर हो तो उस समय आंदोलन वापस लेना देशद्रोह से कम नहीं है? सुभाष चंद्र। और असहयोग आंदोलन स्थगित होने पर किसने कहा अगर अहिंसा धर्म का पालन कन्याकुमारी के किसी गांव ने नहीं किया हो तो उसकी सजा हिमालय के किसी गांव को क्यों दी जाए? और असहयोग आंदोलन स्थगित करने की वजह से निंदा प्रस्ताव किसने लाया था गांधी जी के खिलाफ? आए और गांधी जी को अहमदाबाद के किस जज ने 6 वर्ष की सजा सुनाई थी? ब्रूम हिल। क्लियर है? याद हो न गया? चलिए अब होमवर्क क्या दिए थे? हाँ क्या? कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन और 1885 से 1905 तक कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। अब अगले क्लास का जो आपका होमवर्क है, अगले क्लास का आपका होमवर्क है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पूरा। ठीक है? कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पूरा दीजिए। खड़ा हो जाइए। हाँ हल्ला क्या कर? बोलिए, राष्ट्रगुरु किसका उपनाम है? राष्ट्रगुरु सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बैठ जाइए। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए आप, खड़ा होइए जल्दी। लैंड होल्डर सोसाइटी यानी इधर लैंड होल्डर सोसाइटी यानी जमींदारी संघ की स्थापना कब हुई है? शांत रहिए। नहीं याद है? कहा है? दूसरा क्वेश्चन, काहे नहीं याद है? बोझ है जी पृथ्वी पर का। एकदम माँ बाप के पैसा का क्या कोई मूल्य है? क्या करने आए हैं? क्या करने आए? पढ़ने न आए हैं? कहाँ घर है? बताइए, वहां से छोड़ के यहाँ आए हैं, पटना में रहते हैं, क्या घंटा पढ़ते हैं? मोबाइल क्या घंटा चलाते हैं? हो ही नहीं सकता है। आज का मानव कदे मोबाइल नहीं चलाता है। हम मेरा इतना बिजी शेड्यूल है तब हम 1-1.5 घंटा मोबाइल चला लेते हैं। आप नहीं चलाते होंगे, एकदम चलाते होंगे आप। पढ़ा लिखा कीजिए, ठीक है? बैठ जाइए। पीला टी शर्ट, खड़ा होइए उधर। आगे वाले, पीछे वाले बैठ जाइए। हाँ ठीक है आप ठीक। अरे आप ठीक है जी, इधर जवाब दीजिए इधर। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? दादा भाई उल्टा लटका देंगे, उल्टा। कौन है जी? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और तैयब जी। समझे? कहां घर है जी? कहां घर है? पटने जिला घर है। तो क्या हो गया? पढ़ता उड़ता नहीं है जी?
बाहर कर देंगे क्लास से हम। बैठ जाइए। पिलर के पीछे जो है, खड़ा होइए तो, खड़ा होइए। हाँ हाँ हाँ, आप ही आप, खड़ा होइए, खड़ा होइए, खड़ा। एकदम मुंह छुपा करके बैठल है। मद्रास, इधर इधर इधर, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना किसने किया है? इसको लिपस्टिक लगाने से फुर्सते नहीं मिलता है कि पढ़ेगी। कूट देंगे, समझ गए? आज तो टाइम हमारे पास ना है। अगले क्लास में कुटाई होगा, जितना होमवर्क है उतना पूरा। अगर नहीं रहा तो अगले क्लास में एकदम अंधाधुन ऊपर नीचे, समझ गए? सब जगह कूटेंगे अगले क्लास में। एक के दो रोज ना कूटे हैं। अब तो एडमिशन ले लिए, हमको कोई दिक्कत है? अब भागिएगा, भागिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको पैसा दे दीजिए, भागिए जहां भागना है अपना, समझे? तो अब तो एडमिशन हो ही गया है। तो जाके करवाइए। एडमिशन नहीं ले रहा है? अच्छा, लड़की लोग के लिए हम एडमिशन ओपन कर देते हैं, ठीक है? लड़की लोग के लिए कर देते हैं ओपन। और लड़की लोग जान लीजिए, हम बोल देंगे अभी ऑफिस में। क्या? कल तक दे देते हैं, आज से? अच्छा ठीक है, बोल देते हैं आज से ओपन रहेगा लड़की लोग के लिए। और आज कल 2 दिन समय, 3 दिन, ठीक है? 3 दिन दे देते हैं, आज कल परसों, संडे तक। संडे तक का समय दे रहे हैं, लड़की लोग अपना एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है? अब आगे जो है, अभी बिट्टू सर का क्लास होगा 10 मिनट में, पढ़िए आप लोग, हमको निकलने दीजिए। धन्यवाद सभी लोगों का, मिलते हैं अगले क्लास में।